एंटोन का घर तबाह हो चुका था और उसका बाप मारा जा चुका था और एंटोन की नज़र में इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन था। रूस का गांव वोल्स्टोक मिले एंटोन और उसके बाप से, जो अपनी वर्कशॉप में बैठे कुछ काम कर रहे होते हैं कि अचानक उन दोनों को एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। बाहर आकर देखने पर एंटोन और उसके बाप को पता चलता है कि किसी ने उनके गांव के ऊपर हमला किया है। इसके बाद एंटोन की नजर अपने गांव के ऊपर हमला करने वाले हमला आवर पर पड़ती है। हमला आवर ने मेटल का सूट पहना हुआ था और वो हवा में उड़ रहा था। ये देखकर एंटोन भागता हुआ अपनी वर्कशॉप में जाता है और वहां से अपनी बनाई हुई लेजर गन लेकर आता है। इसके बाद एंटोन और हमला आवर के दरमियान जबरदस्त फायरिंग का तबादला शुरू हो जाता है। जब एंटोन अपने गांव के ऊपर हमला करने वाले हमला आवर के साथ लड़ रहा होता है, तो अचानक एक गैस टैंक के फटने से वहां पर एक धमाका होता है, जिस धमाके में एंटोन का बाप मारा जाता है। ये देखकर एंटन गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी लेजर गन पकड़कर एक बार फिर हमला आवर पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। इस बार एंटोन हमला आवर को अपनी लेजर गन से हिट करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद एंटोन हमला आवर को गिरते हुए देखता है, लेकिन जब एंटोन हमला आवर के गिरने की जगह पर पहुंचता है तो वहां पर उसको सिर्फ हमला आवर के मेटल के सूट का एक टुकड़ा ही पड़ा हुआ मिलता है। जब एंटोन उस मेटल के टुकड़े को छूने की कोशिश करता है तो एंटोन का हाथ बहुत बुरी तरह से जल जाता है। 2 हफ्ते बाद रेड गार्डियन एक बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां पर वो टोनी स्टार्क से मिलता है। जब रेड गार्डियन टोनी स्टार्क को बताता है कि वो वहां पर उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हुक्म पर गिरफ्तार करने आया है, तो टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन का सूट पहनकर वहां से फरार होने की कोशिश करता है। लेकिन रेड गार्डियन अपनी पूरी ताकत के साथ आयरन मैन को ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद एक जबरदस्त लड़ाई में आयरन मैन रेड गार्डियन को धूल चटाकर वहां से जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही आयरन मैन फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो वहां पर रेड गार्डियन का एक साथी क्रिम्सन डायनामाइट आयरन मैन का इंतजार कर रहा होता है। आयरन मैन को देखते ही क्रिम्सन डायनामाइट भी आयरन मैन को पकड़ने की कोशिश करता है। क्रिम्सन डायनामाइट के साथ लड़ते हुए आयरन मैन के सूट के अंदर मौजूद टोनी स्टार्क को अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है। टोनी, तुम्हें इंटरनेशनल कोर्ट एक रूसी गांव के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोगों को कत्ल करने के जुर्म में ढूंढ रही है। ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। तुम मुझे जानती हो पैपी, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। टोनी, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना होगा ताकि हम तुम्हें अदालत के सामने बेगुनाह साबित कर सकें। टोनी स्टार्क अपनी गर्लफ्रेंड के इस मशवरे को मानकर रेड गार्डियन और क्रिम्सन डायनामाइट को गिरफ्तारी दे देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आयरन मैन को पूरी सिक्योरिटी के साथ अदालत के सामने पेश किया जाता है। जज साहब, हमारे सामने एक ऐसा आदमी खड़ा है जिसने दिन दिहाड़े वोल्स्टोक गांव के ऊपर हमला करके कई बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है। जज साहब, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मिस्टर टोनी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर ये क्या है? इसके बाद मुखालिफ वकील टोनी स्टार्क को कुछ वीडियोस दिखाता है, जिन वीडियोस में ये साफ साफ देखा जा सकता था कि कोई आयरन मैन का सूट पहनकर वोल्स्टोक गांव में रहने वाले लोगों को कत्ल कर रहा था। मिस्टर टोनी, क्या ये आपकी टेक्नोलॉजी नहीं? ये सूट तो मेरा है, लेकिन इस सूट के अंदर मैं नहीं हूं। दूसरी तरफ एंटोन को अपने गांव पर अटैक करने वाले हमला आवर के मेटल के सूट का जो हिस्सा मिला था
उस हिस्से का इस्तेमाल करके एंटोन अपने लिए एक सूट बनाता है ताकि वो अपने बाप को कत्ल करने वाले शख्स से अपने बाप की मौत का बदला ले सके। टोनी स्टार्क अपने आप को अदालत के सामने बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सारे सबूत टोनी स्टार्क के खिलाफ थे। इसलिए अदालत टोनी स्टार्क को वोलस्टोक गांव में बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना देती है, जिसके बाद टोनी स्टार्क को जेल भेज दिया जाता है। टीवी पर खबरें सुनते हुए जब एंटोन को पता चलता है कि उसके गांव के ऊपर होने वाले हमले के पीछे टोनी स्टार्क का हाथ था, तो एंटोन टोनी स्टार्क को ढूंढकर कत्ल करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपनी काल कोठरी में बैठा ये जानने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर वो इन हालात में किसकी वजह से पहुंचा था, क्योंकि पहले भी कई दफ़ा मुख्तलिफ लोग टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश कर चुके थे। इसलिए टोनी स्टार्क के लिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि कोई बहरूपिया बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला आयरन मैन का नकली सूट पहनकर गैर कानूनी काम करता फिर रहा था। जाहिर बात थी कि कोई टोनी स्टार्क को दुनिया की नज़र में बदनाम करना चाहता था। टोनी स्टार्क को ये बात पता थी कि अगर वो असली मुजरिम को पकड़ना चाहता है तो उसको हर हाल में अपने आप को जेल से बाहर निकालना होगा। इसलिए टोनी स्टार्क जेल में अपने पास मौजूद तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जेल तोड़कर भागने का मंसूबा बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद हम दो आदमियों को देखते हैं जिन्होंने काले रंग के सूट पहने होते हैं और वो टोनी स्टार्क के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे अब टोनी स्टार्क का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसके बाद वो दोनों आदमी एक ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जो कमरा मुख्तलिफ तरह के आयरन मैन के बॉडी आर्मर्स से भरा हुआ था। इंटरनेशनल जेल। एंटोन टोनी स्टार्क को कत्ल करने की नीयत से उस जेल के बाहर पहुंचता है जिस जेल में टोनी स्टार्क कैद था। टोनी स्टार्क अपने कैद खाने में लेटा होता है कि अचानक वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आकर टोनी स्टार्क को बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। इसके बाद टोनी स्टार्क जेल के मीटिंग रूम में पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड पेपी से होती है। टोनी स्टार्क और उसकी गर्लफ्रेंड के दरमियान होने वाली बातचीत से हमें पता चलता है कि पेपी के पास इस बात के सबूत थे कि कोई टोनी स्टार्क की गैर मौजूदगी में टोनी स्टार्क की लैब में दाखिल हुआ था। पेपी, ये नामुमकिन है क्योंकि कोई भी मेरे फिंगरप्रिंट के बगैर मेरी लैब के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। टोनी, मैं भी ये बात जानती हूँ, लेकिन लगता है कि कोई तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने में कामयाब हो गया है। टोनी स्टार्क और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक उन दोनों को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जाकर देखने पर टोनी स्टार्क और पेपी को पता चलता है कि किसी ने जेल के ऊपर हमला कर दिया था। इसके बाद टोनी स्टार्क का सामना एंटोन से होता है। जैसे ही एंटोन की नज़र अपने शिकार टोनी स्टार्क पर पड़ती है तो एंटोन टोनी स्टार्क की तरफ लपकता है। एंटोन को अपनी तरफ आता देखकर टोनी स्टार्क और पेपी अपनी जान बचाने के लिए एंटोन से दूर भागते हैं। एंटोन के हमले से बचते बचाते टोनी स्टार्क अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर अपने कैद खाने में पहुंचता है जहां पर टोनी स्टार्क अपने बेड के मैट्रेस को फाड़कर उसमें से अपना बॉडी आर्मर बाहर निकालता है, जो बॉडी आर्मर टोनी स्टार्क ने सबसे छुपकर जेल में मौजूद सामान का इस्तेमाल करके बनाया था। टोनी स्टार्क अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से अपना नया बॉडी आर्मर पहनता है। इतने में वहां एंटोन भी आ जाता है, जिसके बाद टोनी स्टार्क और एंटोन के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई का आगाज होता है। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं टोनी। तुम भूल गए
कि किस तरह तुमने मेरे गांव के ऊपर हमला करके मेरे बाप को कत्ल किया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। अब तुम्हारा कोई भी झूठ तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता टोनी। एंटोन के साथ लड़ते हुए टोनी स्टार्क को अंदाजा होता है कि उसका हल्की क्वालिटी का बॉडी आर्मर एंटोन के ज्यादा बेहतर क्वालिटी के बॉडी आर्मर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए टोनी स्टार्क जान बचाकर वहां से भागने को ही अक्लमंदी समझता है। टोनी स्टार्क को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से भागता देखकर एंटोन टोनी स्टार्क का पीछा करता है। एंटोन को अपने पीछे आता देखकर टोनी स्टार्क अपना हेलमेट उतार कर उसको एंटोन की तरफ फेंकता है। हेलमेट के फटने से एक जोरदार धमाका होता है जिसमें एंटोन बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। और इस बात का फायदा उठाकर टोनी स्टार्क अपनी गर्लफ्रेंड के हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ काले सूट वाले लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। काले सूट वाले लोगों के लिए ये बात बहुत परेशान कुन थी कि टोनी स्टार्क जेल से भागने में कामयाब हो गया था, क्योंकि काले सूट वाले लोगों को ये बात पता थी कि अब टोनी स्टार्क उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगा जिन लोगों की साजिश की वजह से वो जेल में पहुंचा था। इसलिए सारे काले सूट वाले लोग लड़ाई के लिए तैयार रहने पर एग्री करते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद टोनी स्टार्क और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस से बचने के लिए भेष बदलकर एक होटल में कमरा लेते हैं। टोनी स्टार्क को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि जब तक वॉलस्टोक गांव के ऊपर हमला करने वाला असली मुजरम पकड़ा नहीं जाता तब तक कानून की नजर में वही मुजरम था। इसलिए टोनी स्टार्क खुद ही वॉलस्टोक गांव के ऊपर हमला करने वाले असल किरदारों को बेनकाब करने का फैसला करता है। लेकिन अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए टोनी स्टार्क को अपने आयरन मैन के सूट की जरूरत थी। लेकिन मसला ये था कि टोनी स्टार्क का सूट उसकी लैब में था और टोनी स्टार्क की लैब के ऊपर पुलिस का कड़ा पहरा था। इसलिए टोनी स्टार्क अपनी लैब तक पहुंचने के लिए अपनी लैब के नीचे मौजूद पानी की पाइपलाइन का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब टोनी स्टार्क अपनी लैब के दरवाजे के सामने पहुंचता है तो वहां पर टोनी स्टार्क को दो पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर्स टोनी स्टार्क को देखते ही उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क अपने पास मौजूद बेहोशी के स्प्रे का इस्तेमाल करके उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बेहोश कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स से निपटने के बाद टोनी स्टार्क अपनी लैब के अंदर दाखिल होता है। लैब में से अपना आयरन मैन का सूट लेने से पहले टोनी स्टार्क अपनी लैब के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरास की वीडियो फुटेज चेक करता है। सिक्योरिटी फुटेज में टोनी स्टार्क किसी अजनबी इंसान को अपनी लैब में दाखिल होते साफ साफ देख सकता था, लेकिन तस्वीर को जूम करने पर टोनी स्टार्क जो देखता है वो देखकर टोनी स्टार्क की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। टोनी स्टार्क की इजाजत के बगैर उसकी लैब में दाखिल होने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद टोनी स्टार्क था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काले सूट वाले दो लोग एक कमरे में दाखिल होते हैं और उस कमरे में मौजूद टोनी स्टार्क जैसे दिखने वाले रोबोट्स को लड़ाई के लिए तैयार रहने की कमांड देते हैं। एंटोन भी टोनी स्टार्क की लैब के बिल्कुल सामने मौजूद कैफे में बैठा टोनी स्टार्क की लैब के ऊपर नजर रख रहा होता है, क्योंकि पुलिस की तरह एंटोन को भी ये बात पता थी कि टोनी स्टार्क अपना बॉडी आर्मर लेने के लिए अपनी लैब में जरूर आएगा। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क अपनी लैब में मौजूद होता है कि अचानक लैब का सिक्योरिटी अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। टोनी स्टार्क को पता था कि अब किसी भी वक्त पुलिस वहां पहुंचने वाली होगी, इसलिए टोनी स्टार्क जल्दी जल्दी अपना बॉडी आर्मर पहनता है और जब तक पुलिस वहां पहुंचती है टोनी स्टार्क आयरन मैन बन चुका होता है। पुलिस आयरन मैन को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सारी पुलिस फोर्स मिलकर भी आयरन मैन को नहीं रोक पाती और आयरन मैन छत तोड़कर वहां से जाने में कामयाब हो जाता है।
अपनी लैब से बाहर आते ही आयरन मैन एंटोन की भी नजर में आ जाता है। आयरन मैन को वहां से जाता देखकर एंटोन फौरन अपना बॉडी आर्मर पहनता है और आयरन मैन का पीछा करने के लिए अपनी फ्लाइंग मशीन को तैयार करता है। जिन लोगों ने आयरन मैन की लैब में से उसकी टेक्नोलॉजी चोरी की थी, उन लोगों को ये बात पता नहीं थी कि आयरन मैन ने अपनी बनाई हुई हर टेक्नोलॉजी के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट कर रखी थी। यही वजह थी कि आयरन मैन बड़ी आसानी से अपनी लैब में से चोरी होने वाली टेक्नोलॉजी की लोकेशन को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है। चोरीशुदा बॉडी आर्मर्स के अंदर लगे ट्रैकर्स से मिलने वाले सिग्नल्स को फॉलो करके आयरन मैन एक अंडरग्राउंड हाईटेक फैसिलिटी के अंदर पहुंचता है और इसके बाद आयरन मैन एक दीवार तोड़कर उस स्टोर रूम के अंदर दाखिल होता है, जिस स्टोर रूम के अंदर चोरों ने आयरन मैन के बॉडी आर्मर्स को छुपाया था। इतने में एंटोन भी आयरन मैन के पीछे पीछे वहां आ जाता है। एंटोन वहां आते ही आयरन मैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आयरन मैन एंटोन के ऊपर जवाबी हमला करने की बजाय उसको समझाता है कि एंटोन, तुम्हारे बाप को मैंने नहीं बल्कि मेरा रूप धार कर किसी और ने कत्ल किया है। इसके बाद जब एंटोन आयरन मैन के बॉडी आर्मर्स से भरे स्टोर रूम को देखता है तो एंटोन को आयरन मैन की बात पर यकीन आ जाता है। जब एंटोन और आयरन मैन आपस में बात कर रहे होते हैं तो इतने में अचानक रोबोट आयरन मैन की एक पूरी फौज वहां आकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। एंटोन और आयरन मैन डट कर रोबोट आयरन मैन का मुकाबला करते हैं। लड़ाई कुछ देर तक जारी रहती है, लेकिन लड़ाई के आखिर में जीत एंटोन और आयरन मैन की ही होती है। रोबोट आयरन मैन को ठिकाने लगाने के बाद एंटोन और आयरन मैन जाकर इस सारी साजिश के पीछे मौजूद असल किरदारों को पकड़ने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काले सूट वाले लोग अपना सामान इकट्ठा करके वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि काले सूट वाले लोगों को ये बात पता चल चुकी थी कि आयरन मैन और एंटोन उनकी अंडरग्राउंड हाईटेक फैसिलिटी के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन इससे पहले कि काले सूट वाले लोग वहां से भागने में कामयाब हो पाते, आयरन मैन और एंटोन वहां आ टपकते हैं। वहां पहुंचकर आयरन मैन और एंटोन सबसे पहले काले सूट वाले लोगों की सवारी हेलीकॉप्टर को तबाह करते हैं ताकि काले सूट वाले लोग वहां से भाग ना सकें। इसके बाद आयरन मैन एक काले सूट वाले आदमी को पकड़कर उससे पूछताछ करता है। काले सूट वाले आदमी से आयरन मैन को पता चलता है कि काले सूट वाले आदमी का ताल्लुक एक ऐसी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से था जिस ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की गवर्नमेंट्स अपने सारे गलत काम करवाती थीं। काले सूट वाले आदमी से आयरन मैन को यह भी पता चलता है कि काले सूट वाले लोगों ने आयरन मैन की लैब में से आयरन मैन की टेक्नोलॉजी इसलिए चुराई थी ताकि वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने गलत मकासद को आसानी से हासिल कर सकें। आयरन मैन काले सूट वाले आदमी को कानून के हवाले करना चाहता था, लेकिन बदले की आग में जल रहा एंटोन काले सूट वाले आदमी को खुद अपने हाथों से मारने की कोशिश करता है। जब आयरन मैन एंटोन को ऐसा करने से रोकता है तो एंटोन आयरन मैन के ऊपर भी हमला कर देता है। आयरन मैन भी एंटोन को मुंह तोड़ जवाब देता है। एंटोन के साथ लड़ते हुए आयरन मैन को एहसास होता है कि वो जिस अंडरग्राउंड हाईटेक फैसिलिटी के अंदर मौजूद थे वो फैसिलिटी किसी भी वक्त फटने वाली थी। ये बात पता चलते ही आयरन मैन एंटोन को वहीं पर छोड़ता है और काले सूट वाले आदमी को अपने साथ लेकर फैसिलिटी से बाहर निकल जाता है, जबकि आयरन मैन के पीछे काले सूट वाले लोगों की हाईटेक फैसिलिटी एक जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि आयरन मैन काले सूट वाले आदमी को कानून के हवाले कर देता है। आयरन मैन का ख्याल था कि एंटोन धमाके में मारा गया था, लेकिन आयरन मैन को ये बात पता नहीं थी
कि उसका ख्याल सरासर गलत था